बंगाल में संपन्न हुए 8वें चरण के मतदान के साथ ही 5 राज्यों में हो रहा विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। अब इंतजार फैसले का, जो 2 मई को आएगा। आखिरी चरण का चुनाव भी खत्म। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत। गिनती की हो रही फुल प्रूफ तैयारी। किसकी सरकार, 2 मई का इंतजार। फैसले की घड़ी में महज चंद घंटे और बचे हैं। 2 मई को काउंटिंग होनी है। तब फैसला होगा कि इस बार जनता ने अपने राज्य में किसे सत्ता की कुर्सी सौंपी है। लेकिन उससे पहले बात आखिरी दौर के चुनाव की। देखिए इन तस्वीरों को। कोई भाग रहा है और कोई भगा रहा है। जो भाग रहे हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जो भगा रहे हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता। ऐसी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो चुनाव शांतिपूर्ण रहा। इस आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की 35 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें मुर्शिदाबाद और बीरभूम की 11 विधानसभा सीटें, मालदा की 6 और कोलकाता की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 8वें चरण में हुए इस मतदान के जरिए 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 मई यानी इस रविवार को होगा। रविवार को ही पश्चिम बंगाल में हुए सभी चरणों के चुनाव का फैसला आएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, लेकिन 2 उम्मीदवारों के निधन की वजह से चुनाव 292 सीटों पर ही हुआ। इस चुनाव में सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटों की टक्कर रही है। पश्चिम बंगाल के साथ ही पड़ोसी राज्य असम में भी 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। 3 चरणों में हुए इस चुनाव के फैसले से तय होगा कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी या नहीं। वहीं तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 234 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव का फैसला भी रविवार को ही आएगा। प्रदेश में सत्ताधारी एआईएडीएमके और डीएमके से कांटे की टक्कर है। इसमें बीजेपी एआईएडीएमके के साथ तो वहीं कांग्रेस डीएमके के साथ चुनाव लड़ रही है। जबकि केरल के 140 सीटों वाले विधानसभा के लिए हुए चुनाव के फैसले ये तय करेंगे कि लेफ्ट पार्टियां सिमटेंगी या सत्ता में बनी रहेंगी। इसके अलावा 2 मई के फैसले के साथ ही पुडुचेरी के भाग्य का फैसला भी होगा। 30 सीटों वाले इस केंद्र शासित राज्य में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं। किसकी सरकार बनेगी, 2 मई का इंतजार कीजिए। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो आपको बता दें। पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़े देखिए आप। टीएमसी 152 से 164 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 109 से 121 सीटें जा सकती हैं। एलएफ, आईएनसी प्लस आईएसएफ 14 से 25 सीटें जीत सकती है। एबीपी सी वोटर का ये सर्वे। और अगर बात कर लें रिपब्लिक टीवी सीएनएक्स सर्वे की, तो बीजेपी के यहाँ इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी बढ़त बना रही है। 138 से 148 सीटें जीत सकती है। टीएमसी के खाते में 128 से 138 सीटें जा सकती है और अन्य के खाते में 0। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग तक बीजेपी को 162 से 181 सीटें मिल सकती हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी को 67 से 74 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टीवी पीपल पल्स बीजेपी 173 से 192, टीएमसी 64 से 88। और अब बात कर लेते हैं असम की। तो एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 58 से 71 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 53 से 66 सीटें मिल सकती हैं। राज्य में किसी भी एक दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। यानी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। असम का एग्जिट पोल एबीपी सी वोटर।
और इंडिया टुडे माई एक्सिस का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती हैं और अन्य अपनी उपस्थिति 1 से 4 सीटों पर दिखा सकते हैं। और अब तमिलनाडु का एग्जिट पोल देखिए। सीएनएक्स एग्जिट पोल कह रहा है कि डीएमके गठबंधन के खाते में 160 से 172 सीटें आ सकती हैं और एआईडीएमके गठबंधन के खाते में 58 से 70 सीटें, वहीं अन्य लगभग 0 से 7 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। सीएनएक्स का ये सर्वे तमिलनाडु को लेकर। और केरल का भी सर्वे आया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस सर्वे केरल को लेकर कह रहा है कि 140 में से एलडीएफ को 104 से 120 सीटें मिल सकती हैं और यूडीएफ 20 से 36 सीटें पा सकती है। वहीं बीजेपी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों जैसे ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। संभावनाएं केरल में दिखा रहा है एग्जिट पोल बीजेपी के लिए 2 सीटों पर। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक ने भी राज्यों को कम कीमत पर कोरोना वैक्सीन देने का फैसला लिया। भारत बायोटेक ने कीमतों में प्रति डोज 200 रुपए की कटौती की, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रति डोज 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। देश में कोरोना संक्रमण के विकट संकट के बीच कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। अब वैक्सीन कंपनियां राज्यों को कम कीमत पर टीका देगी। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक ने भी कीमत घटा दी है। कोरोना वैक्सीन की कीमतों पर जारी हो हल्ला के बीच अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत घटाई है। भारत बायोटेक ने राज्यों को 400 रुपए प्रति डोज की दर से कोवैक्सीन देने का फैसला लिया है। इससे पहले भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के एक डोज राज्य सरकार को 600 रुपए में देने का फैसला लिया था। कीमत कम करने को लेकर भारत बायोटेक का ये फैसला सीरम इंस्टीट्यूट के फैसले के बाद आया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बुधवार को ही वैक्सीन की कीमत कम करने का फैसला ले लिया था। अदार पूनावाला ने ट्वीट करके कहा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज करता हूं और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे राज्य के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और इससे ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा और अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के एक डोज की कीमत सिर्फ राज्य सरकारों के लिए घटाई है। निजी अस्पतालों को अभी भी कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में ही मिलेगा। बता दें कि देश में कोरोना का नया संक्रमण काल चल रहा है। रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। 24 घंटे में 3,79,164 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक एक दिन के अंदर मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब जबकि ये साबित हो गया है कि कोरोना वैक्सीन ही कोरोना को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है, तब ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का राज्यों को ज्यादा कीमत पर वैक्सीन देने का फैसला कटघरे में खड़ा था। लेकिन केंद्र सरकार की दखल के बाद लिए गए इस फैसले से निश्चित तौर पर कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकारों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा और 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। कोरोना से लड़ाई में रिलायंस भी कदम से कदम मिलाकर देश का साथ निभा रहा है। जहां जरूरत है वहां सहयोग कर रहा है। ऐसा ही एक सहयोग गुजरात के जामनगर में शुरू हुआ है। वहां आरआईएल की तरफ से 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार करवाया जा रहा है ताकि कोरोना के मरीजों को मदद पहुंचाई जा सके।
हाहाकार मचा है। विकराल कोरोना के सामने लोग लाचार दिख रहे हैं। मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ साथ अस्पताल और ऑक्सीजन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और इन दोनों जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए रिलायंस ने भी कमर कस ली है। मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए 875 बेड का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद अब बारी है गुजरात के जामनगर की, जहां RIL की तरफ से 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया जाएगा। 1000 बेड में से 400 बेड अगले रविवार तक तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी बचे 600 बेड भी एक हफ्ते के अंदर तैयार कर लिए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर की ओर से जामनगर में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें से 400 बेड गुजरात के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक हफ्ते में ही कार्यशील हो जाएंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गुजरात की हालात भी पतली हो गई है। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जामनगर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने का अनुरोध किया, जिसे मुकेश अंबानी ने न सिर्फ माना बल्कि जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का भरोसा भी दिया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन अब ऑक्सीजन के उत्पादन में और तेजी लाने के प्रयास जारी हैं और जल्द ही यहाँ के हर दिन 1000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। देश अभी बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग में हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई में रिलायंस भी देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब जानते हैं जामनगर का ये अस्पताल कहां बन रहा है। फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला है वो लिया गया है। उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक ही हफ्ते में 400 बेड का कोविड अस्पताल यहां शुरू होगा। जिस तरीके के आप दृश्य देख रहे हो, यहीं कोविड अस्पताल की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। खास करके 600 बेड की दूसरी भी व्यवस्था जल्द ही में होने वाली है। सौराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है और ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अस्पताल के लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच इस मामले में बातचीत हुई थी। रिलायंस फाउंडेशन समाज सेवा में हमेशा पथदर्शक रहा है। सबसे खास और अहम बात यह है कि यहाँ जो मरीज आने वाले हैं, पूरे सौराष्ट्र भर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी जो इलाज है वो भी फ्री में होने वाला है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच छिड़ी जंग में कोरोना के खिलाफ अगर कोई साथी है तो वो हैं डॉक्टर्स, जो कहीं खुद बीमार होने के बावजूद तो कहीं अपने परिवार वालों को छोड़ इलाज में जुटे हैं। ऐसी एक कहानी है गुजरात के वडोदरा की, जहां डॉक्टर भाई बहन अपनी मां को तो नहीं बचा पाए लेकिन दूसरों को बचाने में जुटे हुए हैं। धरती के भगवान तेरे जज्बे को सलाम। मां के कर्ज पर भारी डॉक्टर का फर्ज। मातम नहीं मनाया, काम को गले लगाया। भगवान ना कहे तो फिर क्या कहें, ये अपनी भावनाओं को बाजू रखकर कर्म पथ पर तैनात हैं। अभी कोई 1.5-2 हफ्ते पहले की ही बात है, इनकी मां ने सदा के लिए इनका साथ छोड़ दिया। वो भी कोरोना से जूझ रही थीं, लेकिन लड़ाई हार गईं। सुबह कोई 3:30 बजे का वक्त था जब इनकी मां ने इस दुनिया को छोड़ा। ये वडोदरा से अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने गईं और चंद घंटे बाद ठीक सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पर लौट आईं। क्यों, ये सुन लीजिए। મારા મધરની ઈચ્છા હતી કે તું તારી જે ફરજ છે એ વ્યવસ્થિત બજાવ અને એમને છેલ્લે જતા જતા પણ મને એવું જ કીધું તું મારી ચિંતા ના કર, તારે જ્યાં ડ્યુટી આપી છે તું તારી ફરજ પૂરી કર। इस देवी का नाम है डॉक्टर शिल्पा पटेल, जो वडोदरा के
एसएसजी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कोविड केयर में काम कर रही हैं। इनके भाई राहुल परमार भी डॉक्टर हैं जो गांधीनगर के अस्पताल में काम कर रहे हैं। दोनों मां के अंतिम संस्कार के बाद अपना फर्ज निभाने में जुट गए। और सुनिए वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा। वैक्सीन के दोनों डोज लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से आपको प्रिवेंटिव मेजर मिलता है। जो कोरोना नहीं होता ऐसा नहीं है, कोरोना होने से उसको आपको बच सकते हैं और उसकी जो साइड इफेक्ट है ज्यादा वो कम हो जाती है। वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना के आगे बड़े बड़ों की हिम्मत दगा दे गई, हौसले घुटने टेक चुका है। अपनों को खोकर पत्थर दिल इंसान भी गम के सागर में डूब गया। लेकिन इस माहौल में भी डॉक्टर चट्टान की तरह खड़े हैं जो हमारे आपके मददगार हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि एक हाथ बढ़ेगा तो सैकड़ों को सांस और आस मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब टॉप 10 क्राइम। कोटा के बोराबास के जंगलों में क्षत विक्षत हालत में एक व्यक्ति का शव मिला। आरकेपुरम थाना पुलिस जांच में जुटी है। राजसमंद के देवगढ़ में आज एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू की। जालोर में एसओजी ने साइबर ठगी के मामले में बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर एक नाइजीरियन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में एसीबी ने नगर निगम के सफाई प्रभारी को गिरफ्तार किया जो मैरिज गार्डन संचालक से रिश्वत वसूल रहा था। धौलपुर में एसीबी की टीम ने निजी कॉलेज जगदीश महाविद्यालय के संचालक को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चोरों ने एक गरीब के घर को निशाना बनाया। 13 साल से जमा किए 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। जयपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। एक घर से 23 बड़े और 4 छोटे सिलेंडर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के कंवरपुरा गांव में एसडीएम ने झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की। एक क्लिनिक को सीज किया। धौलपुर के सरानी खेड़ा के मुख्य बाजार में कोरोना निगरानी दल की टीम पहुंची। गाइडलाइन के उल्लंघन पर 16 दुकानों को सील किया। दौसा के लालसोच में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने 7 दुकानें सील की। 6,500 का जुर्माना वसूला। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।